कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी कहानी है कुछ ऐसी शक्तियों के ऊपर जो कि इंसानी मानसिकता को अच्छे से समझती है और इसका फायदा उठाती है। वो बुरी शक्ति जिस भी इंसान से मिलती उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी कर देती, मगर साथ में उसका सब कुछ छीन भी लेती। तो इसके बारे में और जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा राजस्थान, जहां 28 वर्षीय अरुण ने अभी अभी अपना कॉलेज पूरा किया था और अब वो अपना खुद का काम खोलना चाहता था, मगर उसके पिता किशोर उसे इसके लिए पैसे नहीं दे रहे थे और उसको उनकी दुकान जो पहले किशोर जी चलाया करते थे उसे ही अरुण को चलाने के लिए कह रहे थे। मगर एक छोटी सी दुकान पर बैठना अरुण को अपना अपमान लगता था और वो उनसे बहस करते हुए कहता है, पिताजी समझो बात को, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उनको कहा था कि कॉलेज खत्म करने पर मैं कुछ बड़ा करूंगा। इस पर अरुण के पिता किशोर उस पर भड़कते हुए कहते हैं, तो इसमें गलती भी सिर्फ तेरी है कि तूने सबसे बड़े बड़े झूठ बोले। जब तुझे पता है कि तेरा बाप बस एक छोटी सी दुकान का मालिक है और तुझे भी आगे यही संभालना है, तो इतना सब जानते हुए भी तूने अपने दोस्तों को झूठ क्यों कहा। देख बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाया कर। यह सुनकर अरुण भी गुस्सा होते हुए उनसे कहता है, नहीं, इसमें गलती आपकी है। आपने मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए पैसे ही नहीं जोड़े, इसलिए आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। सारी गलती आपकी है। फिर किशोर भी इसका जवाब देते हुए कहता है, पैसे कहाँ से जोड़ता मैं। ये घर बनाने में, किरण की शादी में, तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरी कॉलेज की फीस वगैरह में सब पैसे लग गए मेरे। और जो पिछले साल तूने इतनी जिद करके मुझसे मोटरसाइकिल ली थी उसका क्या। और तूने क्या कहा था मुझसे कि मोटरसाइकिल दिला दो मुझे, फिर आगे से कुछ नहीं मांगूंगा, याद है ना। ये सुनकर अरुण भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहता है, अच्छा, मतलब कि अब आप मेरी हर एक चीज का हिसाब रखने लगे हो। भला कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या। मां सुन रहे हो ना आप। मगर किशोर भी उसकी बातों में नहीं आते और कहते हैं, तो बेटा ये सब शुरू किसने किया। अगर मेरी औलाद अपने घर की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेगी तो इस पर तुम्हें ऐसा ही जवाब मिलेगा। और तुझे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि कम से कम तुझे खुद की दुकान तो मिल रही है, वरना आजकल के माँ बाप तो सीधे से कह देते हैं कि खुद से कर लो अपना, हम कुछ नहीं देने वाले। अब अपने दोस्त नीतीश को ही देख ले, उसके कॉलेज पूरा होने के बाद 1 रुपया भी नहीं दिया उसके पिता ने उसको कोई काम खोलने के लिए। अब कर रहा है ना किसी मॉल में हैम्पर का काम। और तू खुद को देख, तुझे किसी के उधर काम नहीं करना पड़ रहा है, वरना बेटा तुझे पता नहीं है, किसी के लिए काम करता ना तो रोज दिन में 20 बार गालियां देता तेरा मालिक। हम भी बहुत सुन सुनकर यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि चाहे जो भी हो जाए मेरा बेटा किसी के उधर काम नहीं करेगा और किसी की गालियां नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने तेरे लिए अपना खून पसीना एक कर ये दुकान खोली, ताकि जब तू बड़ा हो जाए तब ये चलाए और तुझे किसी के उधर काम ना मांगना पड़े। मगर इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अरुण के कान में जैसे जू तक नहीं रेंगती और वो फिर भी अपने पिता से बहस करते हुए कहता है, इतना सब हर माँ बाप करते हैं, आपने कुछ अनोखा नहीं कर दिया जो आप मुझे इतना सुना रहे हो। फिर किशोर इस पर सीधे से अरुण को कह देते हैं, देख, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने दे दिया, अब और कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। बस ये दुकान ही बाकी बची है, अगर तुझे इसे चलानी है तो चला ले, वरना मैं ये दुकान तेरे चचेरे भाई अंकित को दे दूंगा, वो इसे चला लेगा, मगर मैं इससे ज्यादा एक फाइल ऊटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे। अब आगे तेरी मर्जी। अपने पिता से उसके चचेरे भाई को वो दुकान देने की बात सुनकर अरुण चुप हो जाता है और वहीं दुकान चलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए अरुण अपने पिता की दुकान अपने चचेरे भाई अंकित को नहीं देना चाहता था। इसलिए वो बहस छोड़ देता है और फिर अगले दिन से चुपचाप दुकान चलाने लगता है। और फिर एक दिन उसका एक दोस्त विक्रम उसकी दुकान में अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसको देखकर अरुण थोड़ा डर जाता है
क्योंकि कॉलेज के दिनों में अरुण उसको बहुत चिढ़ाया करता था, क्योंकि विक्रम एक अमीर घर से था, मगर इसका उसको ज्यादा घमंड नहीं था। मगर फिर भी अरुण अक्सर उससे जानबूझकर पंगे लिया करता था और कहता था कि विक्रम आज जो भी है वो उसके पिता की मेहनत से है, मगर वो तो खुद की मेहनत से उससे भी आगे निकलकर दिखाएगा। मगर जो भी उसने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो तो अपने पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान चला रहा था। इसलिए अरुण विक्रम को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, मगर विक्रम पहले से ही उसको देख चुका था और वो उसको कहता है, अब अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो अरुण? तुम ही कहा करते थे ना मुझसे, अबे विक्रम, तू तो बस अपने पिताजी के टुकड़ों पर पलता है और कॉलेज खत्म करने के बाद तू वो कर दिखाएगा जिससे बाद में तू मुझे भी काम देगा, याद है ना? यह सुनकर अरुण शर्मिंदा हो जाता है और जिस किताब से वो अपना मुंह छुपा रहा था वो हटा देता है। और फिर विक्रम आगे अरुण का मजाक बनाते हुए कहता है, तो क्या यही तुम्हारा वो आलीशान मॉल है जहां तुम मुझे काम देने वाले थे? माफ करना, मगर ये तो इतना छोटा मॉल है कि इसके अंदर मेरी गाड़ी तक ठीक से नहीं आ पाएगी। इतना कहकर विक्रम बहुत हंसता है और अरुण का मजाक बनाता है, मगर अरुण इस पर कुछ भी नहीं कह पाता और बस शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए बैठा रहता है। फिर विक्रम अरुण का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे वाह, क्या दुकान है तेरी, जैसा लग रहा है कि मैं किसी आलीशान कंपनी में आ गया हूं। फिर अरुण भी जवाब देते हुए कहता है, ये दुकान तो मैं ऐसे ही चला रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था ये दुकान चलाने के लिए, मगर जल्दी ही मैं अपनी खुद की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दुकान खोलने वाला हूं। ये सुनने के बाद विक्रम फिर भी अरुण का मजाक बनता है और कहता है, अच्छा बहाना है अरुण, मगर मुझे पता है कि तू कैसे घर से है। तेरी नसीब में बस ये छोटी सी दुकान चलाना ही लिखा है, इसीलिए अब तू ज्यादा झूठ मत बोल मुझसे, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू बस ऐसे ही ये छोटी दुकान चलाता रहेगा और फिर एक दिन किसी जाहिल गवार लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। बस यही जिंदगी है तेरी। और मुझे देख, मैं तो जल्दी ही न्यूयॉर्क जाने वाला हूं अपने काम से। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तेरी तरह हाल नहीं है मेरा। चल अब ऐसा काम कर, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। अब तेरी दुकान पर आया हूं तो तेरी थोड़ी कमाई करवा देता हूं। ये सुनकर अरुण उदास मन से विक्रम को शक्कर पैक करके देता है और बदले में विक्रम अरुण को 500 का नोट देता है। फिर अरुण कहता है कि उसके पास 500 का छुट्टा नहीं है। इस पर विक्रम अरुण को ताना मारते हुए कहता है, वह तो मुझे पहले से ही पता था कि तेरे पास 500 का छुट्टा नहीं होगा, मगर मैं अभी क्या करूं, मेरे पास तो ये बड़े बड़े नोट ही होते हैं। ये 58-54 तो तुम जैसों के पास मिलते हैं, इसीलिए तो ये पूरा 500 का नोट रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। ऐसा कहकर विक्रम अरुण को वह 500 का नोट थमा देता है और वह शक्कर लेकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको समझ में नहीं आता कि वह अब कर तो करें क्या, मगर अब उसको भी अमीर बनना था और विक्रम से भी ज्यादा अमीर बनना था। मगर उसके पिताजी तो उसको पैसे दे ही नहीं रहे थे जिससे वह अपना खुद का कुछ बड़ा काम को खोल पाता। फिर ऐसे ही एक दिन उसका एक दोस्त रवि उसकी दुकान पर आता है और कहता है, हाय अरुण, कैसा है तू यार? और रवि को देखकर अरुण बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे रवि, तू यहाँ? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू कैसा है? फिर रवि कहता है, हाँ यार, मैं भी बहुत मजे में हूँ। वैसे मैं यहाँ तेरे ही किसी काम से आया था। ये सुनकर अरुण कहता है, मेरे काम से? मेरा कौन सा काम है? फिर रवि अरुण को एक बहुत ही ज्यादा सुंदर शोरूम की फोटो दिखाता है और कहता है, ये देख कैसा है ये शोरूम। और वो शोरूम देखकर अरुण उस शोरूम के ऊपर मोहित हो जाता है और कहता है कि हाँ यार, ये शोरूम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये शोरूम तेरा है क्या? इस पर रवि कहता है कि अरे नहीं यार, मेरी क्या औकात है कि मैं इतना महंगा शोरूम खरीदूं।
और वैसे भी मुझे तो आखिर में जाकर अपनी खेती बाड़ी ही संभालनी है। ये सुनकर अरुण रवि से पूछता है कि अरे ये शोरूम तेरा नहीं है तो ये किस लिए दिख रहा है मुझे? फिर रवि कहता है, अरे ये शोरूम तो मैं तुझे तेरे लिए दिख रहा हूँ। याद है कि कॉलेज के दिनों में तू क्या कहा करता था हमसे कि तुझे अपना एक शोरूम खोलना है। तू कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का शोरूम खोलेगा और ये तेरा सपना है। तो ले देख कितना अच्छा शोरूम है। ये सुनकर अरुण थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि क्या यार, तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं इतना आलीशान शोरूम खरीद सकूं। मेरे पिताजी अब मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया है कि अब वो मुझे और पैसे नहीं देने वाले किसी भी काम के लिए। बस यही दुकान ही है जो उन्होंने मुझे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब मुझे जो भी करना है अपनी जिंदगी में, उसके लिए पैसे मुझे खुद से ही कमाने पड़ेंगे। फिर ये सुनकर रवि कहता है, ये कैसी बात कर रहा है यार? तुझे पता है ये शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए मिल रहा है और वह भी मार्केट वाले एरिया में। अगर तू ये शोरूम खरीद लेगा ना तो तेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। ये सुनकर अरुण भी हैरान रह जाता है कि इतना अच्छा शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए में मिल रहा है। और फिर वो कहता है कि क्या बात कर रहा है, इतना बढ़िया शोरूम सिर्फ 20 लाख में कौन दे रहा है? फिर रवि इस पर अरुण को बताता है कि दरअसल जिसका ये शोरूम है ना, उसको 20 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, इसीलिए वह इस शोरूम को इतना सस्ते में बेच रहा है। और जैसे ही मुझे इस बारे में पता लगा, मैंने सोचा कि तुझे बता देता हूं, क्योंकि तेरा तो ये बचपन का सपना था कि तेरा खुद का एक शोरूम हो, मगर तेरे पास तो पैसे ही नहीं है इसको खरीदने के लिए। फिर अरुण कहता है कि मगर यार, मुझे ये शोरूम बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, काश मैं इसको ले पाता, और दाम भी ठीक है। फिर रवि कहता है कि देख ले, अगर तुझे लेना है तो ये बंदा जो ये शोरूम बेच रहा है कुछ समय बाद विदेश जाने वाला है। अगर तू ले पाए ये शोरूम तो देख लियो। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है और अरुण अब और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इस तरह का शोरूम खरीदने का उसका बचपन से सपना था। और आज जब उसको अपने सपनों का शोरूम मिल गया है तो भी पैसों की तंगी की वजह से वह उस शोरूम को नहीं ले पा रहा था। फिर रात को जब अरुण उदास मन से अपने घर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में कचरे में एक लैंप मिलता है जो कि दिखने में बहुत चमक रहा होता है। उसको ऐसे कबाड़ में देखकर अरुण सोचता है कि शायद किसी ने उस लैंप को गलती से फेंक दिया है, मगर क्योंकि वह दिखने में अच्छा लग रहा था इसीलिए अरुण उस लैंप को उठा लेता है और सोचता है कि क्यों ना इस लैंप को कबाड़ी को बेच दिया जाए, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और फिर अरुण उस लैंप को लेकर अपने घर आ जाता है मगर किसी को भी घर में उस लैंप के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसके घर में किसी को भी ऐसे बाहर से कोई सामान उठा के घर ले आना सही नहीं लगता था। फिर रात को अरुण अपने पिताजी को वह शोरूम के बारे में बताता है और उनसे कहता है, क्यों पिताजी, आप भी हैरान रह गए ना? देखा आपने, इतना सुंदर शोरूम सिर्फ 20 लाख रुपए में मिल रहा है। ये सुनकर किशोर कहते हैं, हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है, शोरूम तो वाकई काफी बढ़िया है, मगर मैंने कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है तुझे कुछ भी दिलवाने के लिए, तो तू ये सब क्यों दिखा रहा है मुझे? फिर अरुण बहुत ही हिचकिचाते हुए उनसे कहता है, पिताजी, जो हमारी गांव वाली जमीन है, क्यों ना हम उसको बेच दे, 10-20 लाख तो आराम से मिलेंगे। यह सुनकर किशोर जी बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तूने? गांव की जमीन बेचेगा? पागल हो गया है क्या तू? क्या तुझे पता नहीं है कि वह जमीन हमारे लिए कितनी अनमोल है? फिर अरुण थोड़ा डरते हुए कहता है, पिताजी, अब उस जमीन का आप क्या करोगे? मैं तो कहता हूं कि उस जमीन को बेचकर हम यहाँ पर अपना शोरूम खोल देते हैं, बहुत कमाई हो जाएगी। मगर किशोर इसके लिए सख्त मना कर देते हैं। और फिर अरुण की मां अनुपमा कहता है, बेटा, तू क्यों जिद कर रहा है? कह दिया ना,
तुझको इन्होंने के वह गांव की जमीन नहीं बेचना चाहते तो फिर तू इतनी बहस क्यों कर रहा है। फिर अरुण उनको बताता है कि माँ पापा मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं इतनी छोटी सी दुकान चला रहा हूँ, आखिर मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगा। फिर इस पर किशोर कहते हैं कि देख बेटा, लोगों का तो काम ही है बुरा भला कहना, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे और जो है जितना है उसी को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोच। जब ये दुकान मैंने ली थी तब ये और भी ज्यादा छोटी थी और मैं पैसों की तंगी की वजह से ज्यादा सामान भी नहीं बेच पाता था, मगर आज देख हम इस दुकान से पहले से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तू अपनी इसी दुकान के साथ खुश रह और इसको ही आगे बढ़ाने की सोच। जिस दिन तू ऐसा करने लगेगा तू भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर तुझे कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। मगर फिर भी अरुण कुछ नहीं समझता और गुस्से से कहता है, आप लोग कभी भी मुझे नहीं समझ सकते। और ऐसा कहकर अरुण अपना खाना छोड़ देता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसकी माँ अनुपमा उसे चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेटा खाना तो खा ले। मगर अरुण किसी की नहीं सुनता और अपने कमरे में आ जाता है और वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर मैं क्यों इतने गरीब परिवार में पैदा हो गया, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। ऐसे ही वो उदास मन से बिना कुछ खाए ही सो जाता है और फिर अगले दिन वो दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। हालांकि उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर उसको पता था कि अब यही उसका कुछ पैसे कमाने का जरिया है, इसीलिए वो दुकान खोलने जाने लगता है। फिर उसकी नज़र कल मिले हुए लैंप पर जाती है जो उसको कबाड़ में से मिला था और यह उसको अपने साथ ले जाता है, ये सोचकर कि वो आज उस लैंप को कबाड़ी को बेच देगा और फिर वो घर से निकलने लगता है। फिर अनुपमा वहां आ जाती है और उसको कहती है, बेटा खाना खा ले, कल तूने अच्छे से खाना नहीं खाया था। मगर अरुण इस पर गुस्से से कहता है, नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना है। ये सुनकर अनुपमा कहती है, बेटा तू खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है, आखिर खाने ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तू अपने पिताजी की बातों को इतने गुस्से में मत ले, वो जो भी कह रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मगर ये सुनकर अरुण कुछ भी नहीं कहता और वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। और फिर दुकान पहुंचकर वो पहले उस लैंप को बाहर निकलता है और कहता है कि ये लैंप तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसको अच्छे खासे दाम में ही बेचूंगा। फिर अरुण देखता है कि उस लैंप पर थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई है, इसलिए वो अपना रुमाल निकलता है और उस लैंप को साफ करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि उस लैंप में थोड़ी हलचल हो रही है और ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और उस लैंप को अपने हाथ से नीचे रख देता है, मगर उस लैंप के अंदर अभी भी हलचल हो रही थी और ये देखकर अरुण काफी घबरा जाता है। फिर उस लैंप के अंदर से धुआं सा निकलने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और उस आदमी को देखकर अरुण बहुत डर जाता है और अपनी दुकान में छुपने लग जाता है। मगर फिर वो आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे आप मुझसे डर क्यों रहे हैं। ये सुनकर अरुण फिर से उससे दूर भागने लगता है, मगर फिर वो आदमी दोबारा उसके पास आता है और कहता है, आप मुझसे मत डरिए मालिक, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो यहां आपकी सेवा के लिए ही आया हूं। ये सुनकर अरुण थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उस आदमी से पूछता है, तुम मेरे सेवक हो, मगर तुम हो कौन। इस पर वह आदमी अरुण को अपना परिचय देते हुए कहता है, मलिक मैं जिन हूं और मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। यह सुनकर अरुण बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने जिन, मगर मैंने तो ये सब सिर्फ फिल्मों में सुना है। यह सुनकर वह जिन कहता है, तो अब आप हकीकत में देख लो, मैं आपकी 3 इच्छा पूरी करूंगा और वह 3 इच्छा कुछ भी हो मैं उनको पूरी करूंगा। ये सब सुन के अरुण के मन में लालच आने लगता है और वह कहता है, क्या तुम सच में मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर दोगे, जैसे कि पैसा
या और कुछ भी? इस पर वह जिन कहता है कि आप पैसे की बात कर रहे हो मालिक। अगर आप मुझे किसी का खून भी करने तक को कहोगे तो मैं वह भी आपके लिए कर दूंगा। उस जिन की ये बात सुनकर अरुण बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मगर अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मैं तुमसे एक इच्छा जरूर मांगूंगा। मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। क्या तुम मुझे 20 लाख रुपए दे सकते हो? यह सुनकर वह जिन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, जी आपको 20 लाख रुपए चाहिए ना? ठीक है, आपकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। बस कुछ दिन रुक जाइए, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी मैं अपने लैंप के अंदर वापस जा रहा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तब ऐसे ही ये लैंप थोड़ा घिस देना और मैं आपके सामने आ जाऊंगा। मगर अरुण उसको रोक लेता है और कहता है कि मगर मेरी ये इच्छा पूरी कब तक होगी? देखो, मुझे 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे ये पैसे चाहिए। फिर वो जिन कहता है, मालिक आप फिक्र मत करो, आपको पैसे समय पर मिल जाएंगे। फिर अरुण कहता है, ठीक है, मगर तुम मेरी ये इच्छा समय पर पूरी कर देना। फिर वो जिन कहता है कि जी मालिक, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, आपकी इच्छा समय पर पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो जिन वापस से अपनी उस लैंप के अंदर चला जाता है और अरुण सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वो जिन उसको 20 लाख रुपए दे देगा। मगर उसके पास सब्र करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर अरुण दुकान का काम खत्म करने के बाद रात को अपने घर जाता है और देखता है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस आ रखी थी। अपने घर के पास एम्बुलेंस को ऐसे खड़ा देख अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए अपने घर के अंदर आता है और वो देखता है कि उसकी मां को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था और उसकी मां को गहरी चोट आ रखी थी। ये देखकर अरुण बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी मां के पास आता है और अपनी मां को देखकर रोने लगता है। मगर उस समय उसकी मां पूरी तरह से बेहोश थी। फिर उसको एम्बुलेंस के अंदर लेकर जाया जाता है और अस्पताल में अरुण अपने पिता किशोर से इन सब बारे में पूछता है कि आखिर उसकी मां की ऐसी हालत कैसे हो गई। इस पर किशोर अरुण को बताते हैं कि क्या बताऊं बेटा, आज जब तेरी मां सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ी और उसके सर में से खून बहने लगा। उसकी ये हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। मैंने तुम्हें भी बहुत फोन लगाने की कोशिश की थी मगर तुमने फोन ही नहीं उठाया। क्या सुनकर अरुण अपना फोन चेक करने लग जाता है और उसके फोन पर 14 मिस कॉल थी। फिर उसको याद आता है कि उसका फोन दरअसल साइलेंट मोड पर था, जिस वजह से वो उनका फोन नहीं उठा पाया। फिर अरुण ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरा फोन दरअसल साइलेंट पर था। इस पर उनके पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बस तेरी मां ठीक हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं और उनको आता देख अरुण और किशोर दौड़ते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे अनुपमा के बारे में पूछने लगते हैं। मगर वो डॉक्टर उदासी से कहता है कि माफ कीजिए, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की मगर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम उनको बचा नहीं पाए। ये सुनकर किशोर और अरुण का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और उनके पूरे घर में मातम छा जाता है। किसी को समझ में ही नहीं आता कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, मगर सबको इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और कुछ दिनों तक अरुण भी दुकान नहीं जाता और एक दिन किशोर अरुण से कहते हैं, बेटा सुन। फिर अरुण उनके पास आता है और कहता है, जी पिताजी। फिर किशोर आगे कहते हैं कि तेरी मां ने जीवन बीमा करवाया था, उसके पैसे आ गए हैं, करीब 20 लाख रुपए मिले हैं। देख, इतने पैसों का मुझे तो कुछ नहीं करना, मगर तू कह रहा था कि तुझे 20 लाख रुपए चाहिए वो शोरूम खरीदने के लिए, तो जा, इन पैसों से तू वो खरीद ले। फिर ये सुनकर अरुण कहता है कि
नहीं पिताजी, मैं क्या करूंगा इन पैसों का? मेरा तो अब काम करने का ही मन नहीं कर रहा। फिर किशोर कहते हैं, देख बेटा, मैं जानता हूं कि तुझे तेरी मां के गुजरने का सदमा लगा है, मगर अब हमें आगे बढ़कर जीना तो पड़ेगा ही ना। मैं कुछ नहीं जानता, जा जाकर तू इससे अपना काम कर ले और वो शोरूम खरीद ले। ऐसा कहकर किशोर वहां से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अरुण को याद आता है कि उसने उस लैंप वाले जिन से भी तो 20 लाख रुपए मांगे थे। तो कहीं उस जिन ने ही तो उसकी वह इच्छा पूरी करने के लिए उसकी मां की जान तो नहीं ले ली। और इतना सोचकर अरुण गुस्से से दुकान पर जाता है और दुकान खोलकर वही लैंप निकलता है और उसके अंदर से उस जिन को निकालने के लिए वो उस लैंप को घिसने लगता है और थोड़ा घिसने पर दोबारा से उस लैंप में हलचल होने लगती है और उस लैंप के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। और कुछ समय बाद उस लैंप के अंदर से वो जिन बाहर निकल आता है और फिर आते ही कहता है कि कैसे हो आप मालिक, मैंने आपका काम कर दिया है। फिर अरुण गुस्सा से कहता है, तुमने मेरा काम कर दिया मतलब? इस पर वह जिन कहता है, मालिक, मैंने आपके लिए 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वह आपको मिल गए होंगे। यह सुनकर अरुण गुस्से से कहता है, हाँ, मुझे 20 लाख रुपए मिल गए हैं, मगर वह मुझे मेरी मां की जान जाने के बदले में मिले हैं। और मुझे सच सच बताओ, तुम ही ने यह सब किया है ना? इस पर वह जिन कहता है, मालिक, आप ही ने मुझसे यह इच्छा मांगी थी कि आपको 20 लाख रुपए चाहिए और मुझे जहां से रास्ता दिखा आपको 20 लाख देने का, मैंने वही किया। फिर अरुण इस पर फिर से गुस्सा करते हुए उस जिन से कहता है, मतलब कि तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की जान भी ले लोगे? मगर फिर वह जिन कहता है, मालिक, मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता, मेरा काम बस आपकी इच्छा पूरी करना है और वह चाहे जैसे भी हो मैं उसे पूरी करता हूं। फिर अरुण उस जिन से कहता है, अरे तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हारे पास दिल दिमाग कुछ नहीं है क्या? इस पर वो जिन बहुत ही बेफिक्री के साथ कहता है, हाँ, आपने सही कहा कि मेरे पास दिल और दिमाग नहीं है, क्योंकि मालिक आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं और जो भी इस लैंप से मुझे निकालेगा उसकी इच्छा पूरी करना मेरा काम है, चाहे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे किसी के साथ कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मुझे तो बस उस इंसान की इच्छा पूरी करनी है। मगर अरुण इस पर बहुत भड़क जाता है और उस जिन को मारने के लिए उसका गिरेबान पकड़ लेता है, मगर वो जिन उसको एक झटके से अपने आप से दूर कर देता है और कहता है, आप मेरे मालिक हो, मगर अगर आपने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो माफ कीजिएगा, मगर मुझे आपको मारना पड़ेगा। ये सुनकर अरुण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा मारेगा? रुक, तुझे बताता हूं। फिर अरुण दोबारा से उस जिन पर हमला बोल देता है, मगर वो जिन अपने एक हाथ से अरुण को उठा लेता है और उसको खुद से दूर कर देता है। और इन सब से अब अरुण बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो जिन बहुत ही शक्तिशाली जिन है। और फिर वो जिन अरुण से कहता है, अब आप अपनी दूसरी इच्छा बताओ मालिक। फिर अरुण डरते हुए कहता है, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं मांगना है, समझे? तुम बस यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये सुनकर वो जिन कहता है, ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी फिर से अपने लैंप में जा रहा हूं, मगर आपकी अभी भी 2 इच्छाएं रह गई हैं। जब भी आपको मुझसे अपनी वह 2 इच्छाएं मांगनी हो तो ऐसे ही ये लैंप घिसकर मुझे बुला लेना। अभी मैं चलता हूं। इतना कहकर वो जिन अपने लैंप के अंदर वापस से चला जाता है और अरुण उस लैंप को छुपाकर अपनी दुकान के अंदर ही रख देता है। फिर कुछ दिनों बाद अरुण वो शोरूम खरीद लेता है और अब उसका शोरूम लेने का वो सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। मगर अरुण ये नहीं भूल पा रहा था कि उसके वह सपने की वजह से उसकी मां की जान चली गई और वो ये पाकर भी खुश नहीं था।
ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन जब अरुण अपने शोरूम जाने के लिए घर से निकल रहा था, तब उसकी बहन किरण रोते हुए घर आती है और उसको ऐसा रोता देख अरुण घबराते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बहन, तू रो क्यों रही है? ये सुनकर किरण अरुण के गले लग जाती है और बहुत रोती है। और फिर वहां उनके पिताजी किशोर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? और दामाद जी नहीं आए क्या तेरे साथ? इस पर किरण बताती है, बस पिताजी, मेरा वहां मन नहीं लग रहा था। वहां की औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। ये कहकर किरण बहुत रोने लगती है। और फिर जब किशोर जी इसकी वजह पूछते हैं तो किरण उनको बताती है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक उनको संतान का सुख नहीं मिला। और बाकी की औरतें जो उससे भी बाद में शादी करके बाहर आई थी, उन सब की गोद भर चुकी थी, मगर सिर्फ किरण की ही गोद सुनी पड़ी थी। और अब अक्सर जब भी वह बाहर जाती तो वहां की औरतें उसका मजाक बनाती। और आज सुबह सुबह एक औरत उसके घर जब कुछ मांगने आई, तब भी उस औरत ने किरण को ताना मारा, जिस वजह से उनकी लड़ाई हो गई। और फिर किरण ने अपने पति रमेश से कहा कि वो वहां से दूर जाना चाहती हैं। इसीलिए आज सुबह उसका पति रमेश उसको उसके मायके ही छोड़ आया, ताकि किरण का थोड़ा मूड सही हो पाए। और ये सब जानकर अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या बात हुई इनकी पिताजी, हमें इनके ऊपर पुलिस केस करना चाहिए। फिर इस पर किशोर कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा, इससे उन सबका मुंह बंद नहीं होगा। फिर किरण कहती है, अगर मेरी भी गोद भर जाती तो वहां किसी की भी हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ भी बुरा भला कहने की। इस पर किशोर जी कहते हैं, तूने सही कहा किरण बेटा, मगर हम इसके लिए दुआ करने के अलावा क्या कर सकते हैं? फिर किरण किशोर जी से कहती हैं, पिताजी, मैं तो इन सब से इतनी ज्यादा तंग आ चुकी हूं कि मेरा तो आत्महत्या करने का मन कर रहा है। ऐसा कहकर किरण बहुत रोती है और फिर किशोर जी किरण को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत कह मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब देखकर अरुण को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मगर उससे अपनी बहन के आंसू भी नहीं देखे जाते। और फिर अरुण को वही जिन याद आता है, मगर उसको समझ नहीं आता कि क्या उससे इस बारे में सहायता लेना सही रहेगा, क्योंकि पिछली बार उस जिन ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जो भयानक उसके साथ किया था, वो उससे अभी भी सदमे में था। मगर फिर वो सोचता है कि अभी तो वो ऐसा कुछ नहीं मांग रहा जिससे किसी की जान माल को खतरा हो। वो तो बस अपनी बहन की सुनी कोख भरने की इच्छा मांगना चाहता है, और वो अपनी बहन को ऐसे रोते हुए भी नहीं देख सकता था। इसलिए वो उस जिन को फिर से बुलाने की सोचता है और उस लैंप को ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसको वो लैंप मिल जाता है, मगर अभी भी वो थोड़ा डरा हुआ था कि वो जिन सही से तो उसकी ये इच्छा पूरी करेगा ना। मगर फिर उसकी बहन किरण का रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी उस लैंप को घिसने लग जाता है। और फिर से उस लैंप के अंदर हलचल होने लगती है और थोड़े समय बाद उसमें से धुआं निकलने लगता है। और फिर वो जिन उस लैंप से बाहर आ जाता है और उस जिन को देखकर अरुण थोड़ा डर जाता है। और फिर वो जिन कहता है, कैसे हो मालिक, आपने मुझे बड़े दिनों बाद याद किया। इस पर अरुण थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ, वो मेरी 2 इच्छाएं रह गई थी ना, याद है ना तुम्हें? ये सुनकर वो जिन कहता है, मालिक, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूं, बल्कि एक समय के लिए आप ये भूल सकते हैं, मगर मैं जब तक आपकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं कर देता, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूं। तो बताइए मुझे, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? फिर इस पर अरुण थोड़ा डरते हुए कहता है, मगर तुम मेरी ये इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी करोगे, समझे गए ना तुम? फिर वो जिन कहता है, वो तो आपकी इच्छा बताएगी कि मुझे वो पूरी करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा या नहीं।
फिर अरुण कहता है, मेरी इच्छा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम किसी की जान लो। फिर वो जिन कहता है, ठीक है, अब आप मुझे अपनी इच्छा बताओ। फिर एक गहरी सांस लेकर अरुण उस जिन से कहता है, मेरी बहन को शादी के बहुत साल हो गए हैं, मगर उसको अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ और अब वो इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहन की सुनी गोद को भर दो। उसके ससुराल वाली जगह और सोसाइटी की औरतें उसको नीचा दिखाती है। उन सब के पास औलाद है और मेरी बहन किरण के पास नहीं है। तो तुम मेरी बहन को बहुत सारी औलाद दो। वो 5 साल से संतान के सुख से वंचित थी, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसको 5 औलादें दे दो। ये सुनकर वो जिन कहता है कि जैसा आप चाहे मेरे मालिक। फिर अरुण उस जिन से पूछता है कि तुम ये काम कब तक कर दोगे? देखो, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि मेरी बहन बहुत परेशान है। इस पर वो जिन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपकी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। और फिर अरुण कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर वो जिन कहता है, धन्यवाद कैसा मालिक, मेरा तो यही काम है कि जो भी मुझे इस लैंप में से बाहर निकलता है उसकी 3 इच्छाएं पूरी करना। अच्छा, तो अब मैं वापस अपने लैब के अंदर जा रहा हूं, मगर कुछ दिनों बाद ही आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए नजर आएगी। अब मैं चलता हूं। फिर अरुण उस जिन से कहता है, ठीक है, मगर मेरी यह इच्छा तुम याद से पूरी कर देना और जरा जल्दी पूरी कर देना। इस पर वो जिन कहता है, जी मालिक। ऐसा कहकर वो जिन वापस से अपने लैंप के अंदर चला जाता है, मगर अरुण अभी भी डरा हुआ होता है और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है कि आखिर वो जिन उसकी वो इच्छा पूरी करेगा कि नहीं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अरुण काम पर से घर आता है तो उसके पिता किशोर उसको मिठाई देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मिठाई खा। यह देखकर अरुण उनसे उनकी खुशी का कारण पूछते हुए कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? और यह मिठाई, ये किस खुशी में? फिर किशोर जी अरुण को उनकी खुशी का राज बताते हुए कहते हैं कि अरे अरुण बेटा, तू मामा बनने वाला है। तेरी बहन किरण उम्मीद से है। ये सुनकर अरुण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में पिताजी? फिर किशोर जी कहते हैं कि आज शाम ही किरण ने मुझे ये फोन पर बताया। फिर अरुण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन से भी फोन पर बात करता है। और सबसे बात करने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि इस बार तो उस जिन ने उसका काम सही से कर दिया, क्योंकि उसके घर में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था और उसकी इच्छा भी पूरी हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। और फिर अगले दिन वो अपने शोरूम जाता है और वो लैंप निकलता है और उस जिन को बुलाता है। और जब वो जिन उस लैंप के अंदर से निकलता है तो अरुण उस जिन से कहता है कि थैंक यू सो मच तुम्हारा जिन, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा आखिरकार पूरी कर ही दी। ये सुनकर वो जिन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था मालिक, मेरा तो काम ही है आपकी इच्छा पूरी करना। तो क्या अब आपने अपनी तीसरी इच्छा सोच ली? इस पर अरुण कहता है कि नहीं, अभी तो मैं अपनी बहन की तकलीफ की वजह से बहुत परेशान था, मगर तुमने उसका काम कर दिया, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूं। मगर मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे तीसरी और आखिरी कौन सी इच्छा मांगनी चाहिए, मगर मैं जल्द ही तुम्हें सोचकर बता दूंगा। इस पर वो जिन कहता है, कोई बात नहीं मालिक, आप इत्मीनान से अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोच लो, फिर मुझे बता देना। लिए मैं अपने लैंप के अंदर वापस से जा रहा हूं। जब आप अपनी तीसरी इच्छा सोच लो तब मुझे ये लैंप घिसकर बाहर निकाल के अपनी तीसरी इच्छा बता देना। मैं आपकी तीसरी इच्छा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो अभी मैं चलते हूं। और फिर अरुण उस जिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तीसरी इच्छा अच्छे से बाद में सोचकर बता दूंगा। इस पर वो जिन अरुण से कहता है, जी मालिक, मैं इंतजार करूंगा। फिर इतना कहकर वो जिन
वापस से अपने उस लैंप के अंदर चला जाता है। फिर ऐसे ही समय बीतता रहता है। जब जब अरुण के पिताजी बाहर से शोरूम में बहुत घबराते हुए आते हैं और अपने पिताजी को ऐसे घबराता हुआ देख अरुण डर जाता है और उनसे पूछता है, क्या पिताजी आप इस समय यहाँ शोरूम में, और आप इतने ज्यादा डरे हुए से क्यों लग रहे हो? इस पर किशोर जी कहते हैं कि बेटा किरण की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में है, हमें जल्दी उसके पास चलना पड़ेगा। ये सुनकर अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो दोनों किरण के पास जाने को निकल पड़ते हैं। वो उस समय अस्पताल में होती है और वहां जाकर किशोर जी और अरुण को पता चलता है कि किरण के पेट में एक नहीं बल्कि 5 बच्चे हैं, जिस वजह से किरण की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि 5 बच्चों को एक साथ जन्म देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी औरत के लिए, जिस वजह से डॉक्टर ने किरण को एडमिट कर लिया था। और फिर किशोर जी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया, मगर मेरी बेटी सुरक्षित तो है ना, उसकी डिलीवरी सही से तो हो जाएगी ना, कोई डरने की बात तो नहीं है ना। इस पर वो डॉक्टर किशोर जी से कहते हैं, देखिए आपकी बेटी के पेट में 5 बच्चे हैं और ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, मगर सच कहूं तो आपकी बेटी की जान खतरे में है, डिलीवरी के समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मगर मैं सच कहूं तो आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। और फिर डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद किशोर जी कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। पहले अनुपमा मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरी बेटी की जान भी खतरे में है। पता नहीं भगवान हमें यह दिन क्यों दिख रहा है, पता नहीं वो अब और कितनी परीक्षा लेंगे हमारी। ऐसा कहकर किशोर जी रोने लग जाते हैं और फिर अरुण उनको संभालता है। फिर किरण अपने पिताजी से कहती है कि रोइए मत पिताजी, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। मगर अरुण समझ गया था कि ये सब कुछ उस जिम की वजह से ही हुआ है और वो थोड़ी देर बाद वापस से अपने शोरूम जाता है और उस जिन को उसके लैंप में से बाहर निकलता है। फिर लैंप में से बाहर निकालने के बाद वो जिन अरुण से कहता है, कैसे हो मालिक, लगता है कि आपने अपनी तीसरी इच्छा सोच ली है, इसीलिए आपने मुझे लैंप में से बाहर निकाला है। मगर अरुण भड़कते हुए उस जिन से कहता है, तीसरी इच्छा? क्या तीसरी इच्छा मांगू मैं तुमसे? तुमने तो मुझे बर्बाद ही करके रख दिया है। तुम्हें पता है मेरी बहन के साथ क्या हुआ? उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि उसके बचने की ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो बस आपकी इच्छा पूरी की है। आप ही ने तो कहा था कि आप चाहते हो कि आपकी बहन की सुनी कोख भर जाए, तो मैंने तो यही किया है। फिर अरुण उसको गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बहन को संतान सुख प्राप्त करवाओ, मगर तुमने तो उसकी जान ही खतरे में डालकर रख दी। तुम्हें पता है कि मेरी बहन के पेट में एक नहीं बाकी 5 बच्चे हैं, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो जिन इस पर अरुण को कहता है, मगर मालिक याद करो, आपने ही तो मुझसे कहा था कि आपकी बहन की कोख 5 साल से सुनी पड़ी हुई थी और इसलिए आप चाहते थे कि आपकी बहन को 5 बच्चे हो जाए, तो मैंने तो आपकी इच्छा ही पूरी की है। फिर अरुण भड़कते हुए कहता है, मैंने तुमसे ये जरूर कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन को 5 बच्चे हो जाए, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि वो 5 बच्चे एक साथ ही होने चाहिए। भला एक औरत 5 बच्चे एक साथ कैसे जन्म दे सकती है? ये सुनकर वो जिन कहता है, मालिक अपने जैसा कहा मैंने आपके लिए वैसा ही किया, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं सिर्फ इच्छा पूरी करता हूं। अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम सिर्फ लोगों की इच्छा पूरी करना रहे। अब आप कृपया कर मुझे अपनी तीसरी इच्छा बताएं। इस पर अरुण बहुत ही ज्यादा भड़क उठता है और कहता है, मुझे कोई तीसरी इच्छा नहीं बतानी तुझे।
तूने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है। अब तू निकल जा यहां से, मैं तेरी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर अब वो जिन भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मालिक, हमें आजादी के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, जो हमसे 3 इच्छाएं मांगे और उन्हें पूरा करने के बाद हम आजाद हो सके। आपने मुझसे अपनी 2 इच्छाएं पूरी करवा दी हैं, अब आपको तीसरी इच्छा भी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि तीसरी इच्छा पूरी किए बगैर हम आजाद नहीं हो सकते। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लो, वरना। ये सुनकर अरुण भी गुस्से से उस जिन से कहता है, वरना क्या कर लेगा तू मेरा, बता। फिर वो जिन कहता है, तो लगता है कि अब मुझे आपको वो बात बतानी ही पड़ेगी और अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। इस पर अरुण पूछता है, कौन सी बात और कौन सा रूप? फिर वो जिन अरुण से कहता है कि देखिए मालिक, जब हम किसी की 2 इच्छाएं पूरी कर देते हैं मगर वो हमसे अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगता, तो हम उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी मुक्ति चाहिए और हमें मुक्ति सिर्फ किसी की तीनों इच्छाएं पूरी करने के बाद ही मिल सकती हैं। और हमसे अपनी 2 इच्छाएं पूरी करवाने के बाद अगर हमसे कोई मुंह फेर लेता है और हमारी आज़ादी के आड़े आता है, तो हम उसके साथ भी बहुत बुरा करते हैं। इतना सुनकर अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और उस जिन से पूछता है कि बुरा कर दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। इतना सुनने के बाद वह जिन अपने बहुत ही ज्यादा भयानक रूप में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर बिल्कुल दानव जैसा हो जाता है, और यह देखकर अरुण का डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। फिर वो दानव जैसा दिखने वाला जिन अरुण को उठा लेता है और उसको उसके शोरूम की छत पर लेकर जाता है, और फिर वो जिन अरुण उस छत से उल्टा लटका देता है और बड़ी ही भयानक आवाज में अरुण से कहता है, बोल अब क्या कहेगा तू? हाँ, तुझे अपनी तीसरी इच्छा मांगनी ही पड़ेगी। जैसे ही मैं तेरी तीसरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा और फिर मुझे उस लैंप के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। एक बार मैं आजाद हो गया तो मैं जिसको चाहूं उसको अपना शिकार बना पाऊंगा। इन सब से अरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और छटपटाते हुए उस जिन से खुद को बख्श देने की विनती करने लगता है और हाथ जोड़कर उस जिन से विनती करते हुए कहता है, कृपया कर मुझे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर वह जिन अरुण से कहता है, अगर तुझे बचना है तो अपनी तीसरी इच्छा मांग, वरना अगर मैं आजाद नहीं हो पाया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर अरुण इस पर उस जिन को कहता है, देखिए, मैं इतनी जल्दी आपसे अपनी तीसरी इच्छा कैसे मांग सकता हूं? अभी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको अपनी तीसरी इच्छा बता दूंगा। यह सुनकर वो जिन अरुण को ऊपर खींच लेता है और उससे कहता है, देख, अभी तो मैंने तेरी जान बख्श दी, मगर याद रख कि मैं तुझे 3 दिन का वक्त दे रहा हूं। 3 दिनों के अंदर अपनी तीसरी इच्छा मुझे बता देना, वरना उसी दिन मैं तुझे और तेरे बाकी बचे हुए परिवार को खत्म कर दूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं अपने लैंप के अंदर, मगर मेरी बात अच्छे से याद रखना। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं लैंप से तेरी सहायता के बिना बाहर नहीं आ सकता। जैसे जैसे हम किसी की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, हमारी ताकत बढ़ती रहती है। अब मैं आराम से थोड़े समय के लिए अपने लैंप से बाहर निकल सकता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर तूने 3 दिनों के अंदर मुझे अपनी तीसरी इच्छा नहीं बताई, या ये लैंप कहीं फेंकने के बारे में या मुझसे भागना के बारे में सोचा, तो याद रखना कि तुझे ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर तुझे ढूंढने के बाद मैं तेरा और तेरे पूरे परिवार का क्या हाल करूंगा, उसकी एक झलक तो तूने अभी देख ही ली थी। बाकी तू खुद समझदार है। अब मैं चलता हूं अपने लैंप में, और याद रखना कि बस 3 दिन, समझा? ऐसा कहकर वो जिन वहां से चला जाता है और अरुण वहीं पर रोने लगता है, क्योंकि उसने खुद से ही मुसीबत मोल ले ली थी। अब उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी तीसरी और आखिरी ऐसी कौन सी इच्छा मांगे जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे।
फिर ऐसे ही कुछ समय बाद अरुण हॉस्पिटल आ जाता है और परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। फिर किशोर जी अरुण के साथ में जाते हैं। उनसे कहते हैं, बेटा तू कहाँ गया था? इस पर अरुण कहता है कि वहां पिताजी में जरा शोरूम पर गया था। यह सुनकर किशोर जी कहते हैं कि अरे बेटा, यहाँ इतनी परेशानी चल रही है और तुझे अभी भी काम की पड़ी है। अभी तू ये काम छोड़ और सिर्फ किरण पर ध्यान दे। अभी उसको हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर किरण का पति रमेश किशोर से कहता है, पापा अब आप दोनों घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो, रात बहुत हो गई है। मैं और बाकी लोग हैं ना यहाँ किरण का ख्याल रखने के लिए, आप दोनों जाओ। मगर किशोर जी और अरुण किरण को ऐसे छोड़कर जाने से मना करने लगते हैं। तो किरण उनसे जिद करती है कि उनको आराम की जरूरत है और वो अभी घर जाए। फिर किरण की जिद की वजह से वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और फिर अरुण सोचता है कि वो उस जिन के बारे में अपने पिता को बता दे, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने उस जिन का कुछ नहीं किया तो वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि घर के सब लोगों को खत्म कर देगा। इसलिए वो उससे बचने के लिए अपने पिता से सलाह लेना चाह रहा था। मगर सब कुछ जो उसके साथ हुआ वो बताने की हिम्मत अरुण में नहीं थी। इसलिए वो किसी और तरीके से इसका समाधान निकलने के लिए उसने कहता है, पिताजी आपसे एक बात पूछ। इस पर किशोर जी कहते हैं, हाँ पूछ, क्या पूछना है? फिर अरुण कहता है, क्या ये जिन बुरे भी होते हैं? मतलब कि क्या बुरे जिन भी होते हैं क्या? फिर यह सुनकर किशोर जी बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुझे भी किसी जिन का सपना आया था क्या? सच सच बता। फिर इस पर अरुण थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं तो पिताजी, मगर हुआ क्या? आपको किस जिन का सपना आया? फिर किशोर जी बताते हैं, मुझे आज ही ऐसा सपना आया था कि हमारे ऊपर किसी भयानक जिन का साया है जो हमें बर्बाद कर देगा। मैं तुझे इस सपने के बारे में बताने ही वाला था, मगर किरण की हालत की वजह से बता नहीं पाया। मगर तुझे नहीं पता बेटा कि मैं वो सपना देखकर कितना डर गया था। यह सुनकर अरुण समझ जाता है कि उसके पिता ने उस जिन का ही सपना देखा होगा और अब वो और भी ज्यादा डर गया था। मगर अब क्योंकि वो जिन उसके परिवार वालों को भी परेशान कर रहा था, इसलिए अरुण ने ठान लिया था कि अब तो वो उस जिन के बारे में अपने पिता को बताकर ही रहेगा। और फिर अरुण अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपको कुछ बहुत ही भयंकर बताना है। यह सुनकर अरुण के पिताजी बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, क्या बात बताना है बेटा? फिर एक गहरी सांस लेकर अरुण अपने पिताजी को उस जिन के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे अरुण वह लैंप को लेकर आया और उस जिन से इच्छा मांगी और उसकी इच्छा पूरी करने के बदले में उसने उसके साथ क्या क्या भयानक कर दिया। ये सब सुनकर किशोर जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर अरुण से कहते हैं कि तो अब वो तुमसे तीसरी इच्छा पूछने को कह रहा है ना? फिर अरुण इस पर जवाब देते हुए कहता है, जी पिताजी, और उसने मुझे धमकाया है कि अगर मैंने 3 दिन के अंदर अंदर उससे अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा नहीं मांगी तो वो हम सबको खत्म कर देगा। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ। फिर थोड़ा सोचने के बाद किशोर जी अरुण से कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है इन सब से बचने का। तुम उससे अब कल ही अपनी तीसरी इच्छा मांगोगे और इच्छा क्या होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर इस पर अरुण कहता है, जी पिताजी, मगर मुझे कल मांगना क्या है उस जिन से? फिर वो दोनों इस बारे में बात करते हैं और अगले दिन अरुण शोरूम जाने को निकलता है और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेता है। और फिर उसके पिता कहते हैं, विजय होकर लौटो बेटा। फिर अरुण इस पर कहता है, जी पिताजी। और फिर अरुण अपने शोरूम पहुंचता है और वह लैंप निकलता है और उस जिन को लैंप में से बाहर निकलता है। और लैंप में से बाहर निकलकर वो जिन कहता है, अरे मालिक, आपने मुझे लैंप में से बाहर क्यों निकल दिया? क्या आपने अपनी तीसरी इच्छा इतनी जल्दी सोच भी ली? इस पर अरुण कहता है,
हाँ, मैंने सोच ली है अपनी तीसरी इच्छा, मगर तुम उसे पूरी तो कर पाओगे ना? ये सुनकर वो जिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर पाऊं। आप बस मुझे अपनी तीसरी इच्छा बताओ। फिर अरुण कहता है, एक बार फिर से सोच लो। फिर वो जिन कहता है, मैंने कहा ना, आप बस मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ। फिर अरुण कहता है, ठीक है, फिर मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इस लैंप में हमेशा के लिए चले जाओ और कभी इसमें से बाहर मत आओ, चाहे कोई भी इस लैंप को घिसे भी, तब भी नहीं। यही मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा से बताओ, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? ये सुनकर वो जिन कहता है, जैसी आपकी इच्छा मालिक। और ये कहकर वो जिन हमेशा के लिए उस लैंप में चला जाता है। और ये देखकर अरुण बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने पिताजी को फोन लगाकर इन सब के बारे में बताता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और किशोर जी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उनको उस जिन से छुटकारा मिल ही गया था। और फिर अरुण उस लैंप को कचरे में ही दोबारा फेंक आता है जहां से उसने उसे पहले उठाया था। और अब अरुण ने सोच लिया था कि उसके पास जितना है वह उसमें ही संतुष्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला होती है। और उसके इस लालच ने ही उसके घर की यह दशा कर दी थी। इसीलिए उसने खुद से वादा किया कि वह आज के बाद कभी भी ज्यादा का लालच नहीं करेगा और जितना है उसमें ही संतुष्ट रहेगा। बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, मगर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। और फिर कुछ समय बाद भगवान की दया से किरण भी अपने 5 बच्चों की डिलीवरी अच्छे से दे पाती है और खुद भी सही सलामत होती है। और सब इन सब को ऊपर वाले का चमत्कार ही कहते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल नामुमकिन ही था, मगर भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी थी। और फिर सब भगवान का धन्यवाद करते हैं। और वो जिन भी दोबारा उनको कभी भी परेशान नहीं कर पाता। अब आखिर उनके घर में फाइनली खुशियां आ ही गई थी, बहुत समय बाद। और वो ऐसे ही खुशी से रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।